नमस्कार फरीदाबाद। आप अपनी बेटी की शादी करें और साल भर बाद उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के बाद ठीक बाद आपके पास ये मैसेज आए कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आपको कैसा लगेगा? हम लोग हैं गुप्ता परिवार के साथ और गोवा में ले जाकर बेटी के साथ क्या हुआ है जानने की कोशिश करेंगे गुप्ता परिवार से। क्या नाम आपका? सुशील कुमार गुप्ता। क्या घटना है ये थोड़ा सा बताएं। घटना ये है जी, उसकी गोवा जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके सास ससुर ने और उसके पति ने उसको ज़बरदस्ती गोवा लेकर जाए। गोवा ले जा कर के वो हमको गोवा जाने से पहले एक डायरी दे के गई थी, जिसमें उसने अपने 1 साल का सारा वो लिखा हुआ था कि मेरे साथ रोज़ाना क्या घटना घट रही है। सितंबर में वो अगस्त से पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसका ज़बरदस्ती एबॉर्शन करा दिया। मेरी बीवी जो एक कैंसर पीड़ित है, उस दिन उसकी कीमो होनी थी, डॉक्टर ने उनकी ईको कराई थी, तो कीमो अगले दिन को लिख दिया उन्होंने। तो इसी अवसर का लाभ उठा करके उन्होंने बल्लभगढ़ जा करके उसका एबॉर्शन करा दिया। फिर भी हम उस बात को इग्नोर कर गए कि चलो रिश्तेदारी का मामला है, आपस में ना बिगड़े। अब उसके बाद भी वो बेटी मेरे पास आई। जो श्राद्ध चलती हैं हमारे हिंदुओं दिखा सकते हैं आप? श्राद्धों में, हमारे हिंदुओं में जो श्राद्ध चलते हैं, उससे पहले बेटी हमारे घर आई। उसके 10 दिन तक ना लड़के का फोन आया, ना लड़के की माँ का फोन आया, ना लड़के के पापा का फोन आया। 15 दिन बाद मैंने लड़के के बाप को फोन किया कि गुप्ता जी क्या बात है। आकांक्ष ने ना कोई फोन किया, ना कोई हालचाल पूछा, ना वो यहाँ आता है, क्या बात है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई मैं उससे बात करूंगा। उसको भी हम चलो इग्नोर कर गए। अब उसकी 26 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी थी। पहली में उसने अपने पति से कहा कि जी हम अपनी जो एनिवर्सरी है वो यहीं मना लेंगे, मेरे परिवार से भी हो जाएंगे और आपके परिवार से भी हो जाएंगे, तो यहीं एंजॉय कर लेंगे। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा नहीं, हमने आपकी गोवा की टिकट करा दी है और आप गोवा जाओ दोनों। क्या करते हैं आपके दामाद? क्या करते हैं? ये 16 सेक्टर में कोई फाइनेंस कंपनी है, वहां जॉब करते हैं, जिसका मालिक उनका चाचा है। जिसका मालिक उनका चाचा है, उसका चाचा भी मतलब हमें कुछ नहीं बताता कि भाई इसकी कितनी सैलरी है, क्या नहीं है। अब 24 अप्रैल को मेरा जो दामाद था, लड़की को साथ लेकर गोवा गया है। उसके बाद 1-2 बार फोन पे बात हुई है। अब हमें नहीं पता उसका मुखौटा नकली था या असली था। उसने हमारे से बात करी है, लेकिन हमने उसके मुखौटे का हमें पता नहीं लग रहा था कि उसके मतलब वो जो बातचीत कर रही है वो खुशी मन से कर रही है या किस उससे कर रही है। उससे हमारी बात हो रही थी। 28 तारीख की रात को सुबह उसके लड़की के ससुर का फोन आता है मेरे पास 3:15 बजे कि आपकी लड़की बहुत बीमार है, सीरियस हालत है उसकी, और आप मेरे पास आ जाओ RPS सवाना में। मैंने कहा गुप्ता जी मैं आपके पास कैसे आ जाऊं, मेरे पास तो कोई सवारी का भी साधन नहीं है। उनको कैसे भी करो आप मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मियाँ बीवी रात को 29 की रेड लाइट से 3 व्हीलर पकड़ के RPS में पहुंचे। लेकिन रास्ते में ही वहां से किसी का फोन आया उनके मिलने वालों का कि भी निधि एक्सपायर हो गई, निधि की डेथ हो गई। कह रहा हम RPS में पहुंचे, वो आधा घंटे बाद कहने लगे कि गोवा चलना है। मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा ट्रेवल कर सकूं, क्योंकि मेरा बैकबोन का 10 साल पहले ऑपरेशन हो चुका है और मेरी बीवी कैंसर से पीड़ित है। उसका ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, उसको 1 साल हुआ है। उसकी कीमो चल रही है हर तीसरे हफ्ते। फिर भी मैंने उनके साथ गोवा जाने की हाँ कर ली और हम गोवा पहुंच गए तीनों। जो उस हॉस्पिटल का और होटल में जिसमें वो रुके हुए थे, वहां का जो थाना था, हम उसमें पहुंचे। वहां के अधिकारी से मिले। उनके अधिकारी ने कही जी आपकी बेटी की डेड बॉडी का मैसेज जो है हमें 4 बजे मिला है और आपकी बेटी की डेड बॉडी जो है वो मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखी हुई है। हमने उनसे कहा कि आप हमें उसे दिखाइए। वो कहने लगी अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जगह यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ती है
और अब ये संभव नहीं हो पाएगा, आप सुबह 9 बजे आ जाना, आपको हम डेड बॉडी दिखा देंगे। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं वो लड़की का बाप हूं, तो आप मुझे जो है इसका मर्डर का वो कराइए, मेरी कंप्लेंट लिखो। मैंने कहा जी किसका मर्डर? मैंने कहा मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, उसकी कंप्लेंट लिखो। अब इसलिए बात सुनने के बाद लड़के का बाप जो है वो हैरान रह गया कि भी मैं तो सोच करके किस हिसाब से लाया था और यहाँ इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। खैर वो उस अधिकारी ने उस टाइम मेरी बात सुनी थी कि भी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको सुबह जो मेरे हाथ में नहीं है। कारण क्या बताया? मौत का कारण क्या? कोई कारण नहीं बताया हमें, उन्होंने हमें कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि 4 बजे लड़का उस लड़की को लेके हॉस्पिटल पहुंचा है। वहां के डॉक्टरों ने उनसे कहा कि भी ये तो इसकी डेथ हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है। उस लड़के का हमें पता नहीं कि वो लड़का फिर कहाँ गया है। ना तो पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको और ना ही वो उनकी कस्टडी में था। आपको दिखाई नहीं दिया आपका दामाद पे? नहीं जी, हमें तो जब हम वहां 3 बजे पहुंचे हैं तब हमें दामाद मिला है, लेकिन उसने हमारे से कोई बात नहीं करी। वो अलग ही अलग अपने बाप के साथ रहा था। अधिकारी से बात करने के बाद हम बाहर निकले। हमने लड़की के ससुर से कहा कि चलो अब होटल में चलना है। उन्होंने हमें जवाब दिया कि जी हम किसी से मिलना है हमें शाम को और आप होटल जाओ, जबकि हम अननोन थे, वहां के पहली बार गए थे, हमें पता नहीं कहाँ होटल है कहाँ नहीं है, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं है। वो तो इत्तेफाक ये था कि जो टैक्सी वाला था उसने सिंपैथी दिखाते हुए उसने कहा कि अंकल जी चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको होटल में और मैं आपको रुकने की व्यवस्था अच्छी करा दूंगा और जैसे भी मेरे से सहायता होगी मैं आपकी सहायता करूंगा। उसने हमें होटल किराए पे दिलवाया। उसके बाद हम थोड़े से डर गए थे कि ऐसा ना हो इसकी सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि लड़के के जो फादर थे, लड़के के दादाजी वहाँ 20-25 साल से गोवा में रहते थे। अच्छा, वो लड़का जो है आपका दामाद जो है वो गोवा के रहने वाले हैं मूल रूप से? ये तो मुझे पता नहीं कि कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उसके दादाजी 20-25 साल से गोवा में रह रहे थे। पिछली साल उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने वहां से कारोबार अपना बंद कर दिया। लड़का पैदा गोवा में ही हुआ था। लड़का जो पैदा हुआ था ना वो गोवा में ही हुआ था। हाँ, बाद में बताएंगे मामा, आगे फिर मैं बताता हूँ पूरा क्या हुआ। उसके बाद जी हमें ये डरने लगा कि भी इनकी यहाँ पहुंच है, इनकी सोर्स है, क्योंकि इनके साथ लोकल बंदे लगे हैं, इनके साथ लोकल बंदे की भी ये कुछ हमारे साथ कुछ दुर्घटना ना करवा दें। हमने फरीदाबाद से फिर 3 बंदों को रात को और बुलाया फिर सुबह को हम 8 बजे हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में हमने जो वहाँ के अटेंडेंट थे उससे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें डेड बॉडी दिखा दी, लेकिन थोड़ा रोशनी कम होने की वजह से हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया डेड बॉडी में, और उसने फोटो नहीं खींचने दी हमें डेड बॉडी की, वो बाद में दिखाई दी हैं। उसके बाद जो हमारे लड़की के ससुर हैं वो और उनके साथ वहाँ के लोकल 15-20 आदमी और औरत वो 10 बजे हॉस्पिटल में आए हैं, जबकि हमारी आखिरी मुलाकात उनसे 4 बजे की थी। 4:30 बजे के बाद वो हमें 10:30 बजे मिले हैं। उन्होंने हमारे से ये नहीं पूछा कि आप कहाँ रुके हुए हो, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, या मतलब कोई तुम हमारे साथ आए थे, तुम तो हमारी वो बनती है कि हम तुम्हारे सहयोग करते कि भी कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, क्या करना है। उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया बॉडी का। उसके बाद जो वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे दीपक व्यंगार, जो हमारे यहाँ एसडीएम के रैंक के वो हैं ऑफिसर अधिकारी, वहाँ उनको डिप्टी कलेक्टर के नाम से बुलाया जाता है। वो आए, उनके साथ वो पुलिस अधिकारी भी थी जिनकी अंडर में ये केस था। पहले दिन तो वो पुलिस अधिकारी ने हमारा बहुत सहयोग किया, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद वो पुलिस अधिकारी हमारे से बात करने को भी तैयार नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि जो भी कहना है डिप्टी कलेक्टर से कहिए, ये करेंगे जो भी करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मन का सर आपने तो कहा था मेरे से कि भी हम आपकी कंप्लेंट कराएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उनका मुझे कोई पता नहीं है, आप कलेक्टर साहब से बात करिए। कलेक्टर साहब ने कहा कि भी आप आराम से बैठ जाओ, अभी मैं देखता हूं क्या करना क्या नहीं करना। उन्होंने हमें डेड बॉडी दिखाई। डेड बॉडी में हमें गले पे यहाँ काला निशान लगा हुआ था, नाक से उसकी से ब्लड गया हुआ था, एक होठ पे दांतों का निशान था, जो दांत गड़ा हुआ था उसके होठ पे, और उसकी नाक ये लाल सुर्ख पड़ी हुई थी और फूल रही थी उसकी नाक। निशान भी थे हल्के से, हल्के हल्के निशान भी थे उसके, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गला यहां से काला क्यों पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने आप ही हमारे से बगैर पूछे उसके केमिकल लगाया है, और केमिकल लगा के पंचनामा जब वो तैयार कर रहे थे तो उन्होंने दो गवाह अपने गोवा के ही अपने पास रखे हैं। हमको उन्होंने, लड़के वालों के, जो लड़के वालों के सपोर्टर थे, ये कैसा था, हाँ, ये जो लड़के थे जो उनके साथ आए थे, उन्होंने पंचनामे के टाइम उनको ही गवाह बना के खड़ा किया। ठीक है, हमने पूछा जी ये निशान कैसे हैं, तो वो बोलते हैं जी लिक्विड है। तो हमने बोला जी लिक्विड कैसे है, अगर लिक्विड होता तो पूरा शरीर कटता था, सिर्फ नाक ही क्यों कटी। उसके चेहरे पे पूरा यहाँ पे रेड रेड मतलब ब्लड निशान था, नाक पे पूरा उसके नाक स्वेल थी, और ये नाक पूरी कटी हुई थी, मतलब हल्के हल्के उस पर लगी हुई चोट। लेफ्ट साइड से उसका होठ था वो भी उसका कटा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पंचनामा किया। हमको क्या बोला गया था, जो एसओ थी उसने बोला था कि कल को जब वो आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएंगे, तो तुम्हारी कंप्लेंट ली जाएगी। उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली, फिर वो बोलते हैं ये अपना पोस्टमार्टम होगा उसके बाद कंप्लेंट ली जाएगी। फिर भी कंप्लेंट नहीं, तो उन्होंने हमारा किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बाद में क्या बोलते हैं, मामा को बोलते हैं तुम कंप्लेंट मत करो, तुमको हम बॉडी दे देंगे, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर यहाँ के एसओ थे, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला, उनको बोलो कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, या आप ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अभी सीएम ऑफिस में मेल करता हूँ। तो वो खेल गए कि तुम हमें धमकी दे रहे हो, हाँ तुम हमें धमकी दे रहे हो, आप दूसरे स्टेट से आके हमें यहाँ पे धमकी दे रहे हो, हमारा काम हमारी तरीके से हम करेंगे। उन्होंने फिर उस लड़के को बुलाया, एकांश को, उसको खड़ा किया, उससे पूछताछ कर रहे। पूछताछ में क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारी राशि मिलाई थी क्या शादी से पहले, हाँ तुम्हारी राशि मिलाई थी क्या, लड़की की कुछ वो थी क्या, चक्कर थे क्या लड़की के, ये सब कौन पूछता है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ये सवाल जवाब होते हैं लड़के के साथ, राशि पूछ रहे हैं वो उससे। उसके बाद उससे 1-1.5 घंटे उन्होंने सवाल जवाब किए। फिर पता चलता है जी पोस्टमार्टम हो गया। हमको तो पता भी नहीं पोस्टमार्टम कब स्टार्ट हुआ है, ना हमसे उन्होंने सिग्नेचर लिए कि तुम जी पोस्टमार्टम के लिए हमें सिग्नेचर करके दो, उन्होंने कोई सिग्नेचर कहीं पे हमसे लिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया, वो बोलते हैं जी पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। और जो इन्होंने वो लिया था, क्या था मामा वो, नहीं, एक जवान लड़की मरी है, कितनी उम्र होगी निधि की, 31 साल की एक लड़की मरी है, तो उसकी मौत जो है वो असामयिक है, मतलब वो कोई मरने की उम्र तो नहीं थी। तो ऐसे में कारण तो बताएगी पुलिस। कुछ कारण उन्होंने हमें नहीं बताया, उन्होंने कुछ भी कारण नहीं बताया। जिस होटल में वो रुकी हुई थी, ना उस होटल में पुलिस वाले गए चेकिंग करने के लिए, ना उन्होंने सीसीटीवी चेक किया वहां पे, ना उन्होंने उस होटल को जाके चेक किया है। वो लड़का उस लड़की को क्या लेके गया था, उसको क्या पिलाया क्या खिलाया, उसने कुछ भी 1% भी कोई भी उन्होंने कुछ नहीं किया है वहां पे। और हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो हम लोगों पे ऐसा मतलब ऐसा थ्रेट जैसा होता है ना कि ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। मेरे पापा को वो क्या बोलता है, यहाँ पे मुझे गोवा के अंदर तुम लोग की एक आवाज नहीं चाहिए, जो करना है अपने हरियाणा में जाके करो। उसका ये जवाब था, ये डिप्टी कलेक्टर का ये उसका जवाब था कि यहाँ पे मुझे कुछ तुम्हारी ऊफ नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हें कंप्लेंट करनी है चाहे तुम सीएम पे कर। हमने किसी से कहलवाया था कि जो भी वो मतलब जो भी आप वो करो इनके लिए, डेड बॉडी के लिए सही ढंग से करना, जांच होनी चाहिए, जांच सही ढंग से होनी चाहिए, ये ना हो कि एक तरफा जांच हो। हमने बोला था उनको कि हमें बोर्ड चाहिए पोस्टमार्टम के लिए, हमें बोर्ड चाहिए। उनको जैसी ये बात पता चली कि इनको थोड़ा बहुत कानून का संज्ञान है, उन्होंने फटाक से अंदर डॉक्टर को बोल के पोस्टमार्टम करवा दिया। हमको ना कोई उन्होंने सिग्नेचर लिया पोस्टमार्टम के लिए, ना हमारी उन्होंने कंप्लेंट लिखी। हम लोग पहले दिन से उनको बोल रहे हैं हमारी तुम कंप्लेंट लो, हमें पूरी आशंका है क्योंकि लड़की 1 साल से परेशान थी, ये मर्डर है। कहाँ है उसकी डायरी, कहाँ है? लड़की की डायरी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। लड़की की डायरी, उसने सब कुछ लिखा हुआ है।
लड़का उसके साथ क्या करता था, क्या बदतमीजी करता था, ठीक है, उसका उसको परेशान करती थी, उसकी सास उसको परेशान करती थी, दहेज को लेके वो लोग टॉर्चर करते थे कि हमें टॉर्चर दहेज करते जितना थे। हमने मांगा है उतना हमें दहेज नहीं मिला, ठीक है। मेरी बेटी की उम्र शादी में मैंने 50 लाख रुपए खर्चा किया, तू क्या लेके आई है। बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है। है ना, कोई फर्नीचर लेके आई है ना, तो कोई मतलब वैसा सामान लेके आई है, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। वो रोजाना टॉर्चर करते थे, लड़का भी, लड़के की माँ भी और लड़के की बहन भी। जॉब वगैरह करती थी कहीं? लड़की जॉब करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भी हम फिलहाल जॉब नहीं कराएंगे, उसके 2-3 महीने बाद देखेंगे। उस टाइम हमने उसको जॉब उसकी छुड़वा दी थी कि चलो बेटा कोई बात नहीं है, 2-3 महीने बाद आप जॉब कर लेना। लेकिन उन्होंने तो उसको घर की नौकरानी बना दिया। ये उसकी डायरी है, ये हमें उसके जाने के 2 दिन बाद हमने ये खोल के देखी थी। हाँ, ये हमें देखे गई है। उसने पूरा अपना सच जो भी उसके साथ हुआ है सब उसने लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, उसका पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है ना कि हमको बॉडी तक नहीं दी उन लोगों ने, हम लोग को बॉडी तक नहीं दी, बॉडी भी उन लोग को दे दी। उसके बाद वो लड़का वहां बेहोश होकर गिर जाता है जी, ठीक है। बेहोश होकर गिरता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उठ के आता है, उसको बोलता है इसको जाके एडमिट कर दो। फिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वहां पे बुला लिया। वो लोग वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ये डर था कि अगर हम बॉडी यहाँ पे लेके आएंगे तो ये लोग यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट से पोस्टमार्टम दोबारा कराने के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने बॉडी भी वो लेके नहीं आ रहे, वहीं पे उसको वो लोग उसका कर रहे हैं। और 2 दिन से हम लोग को यहाँ पे आके 2 दिन हो गया है, 2 दिन से उन्होंने बॉडी को अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। वो मोर्चरी में ही पड़ी हुई है। 5 दिन बॉडी को हो चुके हैं, 5 दिन से वो बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि उनको ये पता था कि फरीदाबाद में अगर बॉडी आई तो हम यहाँ के प्रशासन के साथ बोल के करा के हम लोग पोस्टमार्टम दोबारा करवाएंगे और निष्पक्ष जांच करवाएंगे। क्योंकि उन्होंने वहां पे सबको खरीद रखा था, सबको, सब उनके सपोर्ट में थे। पुलिस वाला, कांस्टेबल, डिप्टी कलेक्टर सब उसके सपोर्ट में थे। और वो हमको खुला चैलेंज दे रहा है कि मेरे जो दादा थे वो किसी के साथ रहते थे। बोले तुम डरना मत, तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरे दादा की कहाँ तक पहुंच थी। ये सब बातें वो न्यूज चैनल वालों को कम से कम 15 बार फोन किया, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल वाला हमारे पास नहीं आया। और यहाँ के पुलिस प्रशासन के पास भी हम गए तो वो कह रहे हैं जी ये कंप्लेंट हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, ये जो है आप वहीं करिए जा करके, गोवा जा करके। एक लड़की की कहानी जिससे शादी से पहले उसके ससुराल वालों ने ये शर्त रखी कि वो आफ्टर मैरिज जॉब नहीं करेगी, बट जब उसी टाइम लड़की ने जब लड़के से ये कहा तो करूंगी, तो लड़का बोलता है मैं 3-6 महीने बाद आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे घर वालों को मनाऊंगा। और बाद में वो लड़का भी पलट गया कि नहीं, मैं मेरे घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं मेरी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। करोड़ की कितनी एफडी करवाई है, ये तो बताओ। एफडी करवा चुका है वो अपनी उसकी बीवी की एफडी भी करवा चुका है क्या? उस वो चीजों का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, वो चीजों का हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन हमको ये भी आशंका है कि उसने उसका तकड़ा बीमा कराया है, ठीक है ना, 1-1.5 करोड़ रुपए का बीमा करवाया है, क्योंकि उसकी सोची समझी साजिश थी, उसकी सोची समझी साजिश थी। और उसकी फैमिली सब उसके साथ इन्वॉल्व है। आप ये देखिए, किसी के घर में डेथ होती है, वो लोग कल तक यहाँ थे, वो लोग एक बार मेरी मामी से, मेरे मामा से मिलने नहीं आए, ना उसका नंद, ना उसका नंदोई, ना उसकी सास। वो लोग एक बार फोन करके हम लोगों को नहीं पूछे। लड़के ने हमको एक बार फोन नहीं किया कि जी निधि की डेथ हो गई, या पापा आप भी मेरे पापा हो, आप भी मेरी मम्मी हो। एक बार किसी का हमारे पास कोई कॉल नहीं है। ये सोची समझी साजिश है। और गोवा पुलिस ने और गोवा गवर्नमेंट ने हमारा कोई साथ नहीं दिया कहीं से कहीं तक भी। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो वहां पे हंस रहा था और बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पूरा एक तरफा उसने फैसला दे दिया। जिस होटल में उसकी डेथ हुई, ना वहाँ पे कोई गया, ना वहाँ पे उन्होंने संज्ञान लिया वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कोई किसी भी प्रकार से हमारी हेल्प उन्होंने नहीं करी। तो अब भी हम तो यही चाहते हैं, हमारी बेटी तो गई, किसी और के साथ तो नहीं ऐसा होगा, किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज बताता हूँ, किसी बेटी के साथ। माई डियर डायरी, आई लव यू सो मच। कान्हा जी शिव जी को बोल देती कोई खुशी हो या कोई गम, बट वो वर्ड्स में नहीं बोलती, और आपने मैं लिख सकती तो ऐसा लगता कि अपनी निधि जो कुछ भी था वो अपनी इस डायरी में हमेशा
नोट करती रहती थी, हमेशा लिखती थी निधि डायरी? शादी से पहले भी लिखती थी? शादी से पहले भी लिखती थी। शादी से पहले भी डायरी लिखती थी। और ये डायरी देख सकते हैं आप, बहुत सारी कहानी, जो इस पूरे प्रकरण की जो दर्दनाक कहानी है, बहुत सारी कहानी इसके भीतर। भयानक, 1 साल में उसने सब कुछ सहन किया, सब कुछ। वो मरने से बेहतरी पर वो लड़ती रही कि मैं अपना इंसाफ अपने आप कर लूंगी। आप पापा, मेरे पाप उसको मालूम है, मेरी मम्मी भी पेशेंट कैंसर की हैं, उनको भी कीमो चढ़ रही है, बाप भी मेरा पीड़ित है, मैं क्या करूं उनको सुना के। वो अपने आप ही लड़ती रही है, अपने आप ही लड़ती रही है, मैं मम्मी सब अपने आप हैंडल कर लूंगी। पर उन्होंने ऐसा वो चक्र घुमाया है कि सब कुछ वो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ कर लिया, पर लड़की को उन्होंने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। 5 दिन तक उसने ऐसा घुमाया फिराया कि कोई रिश्तेदार उसका यूं नहीं कह सकता ये लड़का इससे प्यार नहीं करता है। पर उसने उसके लड़के के साथ जो कोई जिंदगी में नहीं कर सका वो उसने किया है। हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की के संग तो हो गया, पर किसी और बच्ची के संग ऐसा नहीं हो। कोई सुनवाई नहीं। गोवा में बीजेपी की राज है, बीजेपी के राज में भी ऐसा हो रहा है। वैसे अखिलेश मोदी सब ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ सरेआम ये हो रहा है। उसने कुछ नहीं करा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 5 दिन हो गए, 3 दिन से एफआईआर लेकर थाने जा रहे हैं, थाने वाले नहीं लिख रहे हैं। ये तो देखो कोई बेटी बाप है क्या बीत है, जिनके 2 भाई हैं, 2 भाई के बीच में एक ही बेटी है उनका पूरा। उसने करते टाइम उसके हाथ नहीं कांपे कि ऐसा मैं किस सोच के कर रहा हूँ। कम से कम तेरे पास तो इतना कुछ है, इनके पास क्या है? वो ये एक लाठी इनके सहारा थी, आती थी लेती थी, इनके पास और कुछ सहारा नहीं है, कोई का सहारा नहीं है। पूरी जिंदगी दोनों भाई ने उस लड़की के ऊपर निकाल दी, फिर भी कोई इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। इंसाफ तो मिला कम से कम। दोनों भाइयों की यहाँ पे भी हम लोगों ने कम से कम इसमें दोनों को एक ही बच्ची है। हमको मिले। ये सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और गोवा में भी बीजेपी की वो गवर्नमेंट थी। जो ये लोग कहते थे कि हम जो है आपका हर जगह सहयोग करेंगे, हम किसी को रिश्वत नहीं लेने देंगे, लेकिन पूरा गोवा प्रशासन इस तरह से बिक गया कि उन्होंने हमें जरा सा भी सहयोग नहीं किया। इसमें भी कुछ दिखा रहे थे आप? हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे भी गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी जाके हमने कंप्लेंट देने की कोशिश की। जिस दिन उसकी डेथ हुई सुबह में भी हमने कंप्लेंट देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमारी बोल दिया कि जहाँ पे डेथ हुई है आपको वहीं पे ही कंप्लेंट करानी पड़ेगी। हम लोग वहाँ पे पहुंचे, पहले मेरे मामा और मेरे पापा गए थे। इन्होंने जाके एसएचओ से बात किया, वहाँ पे गोवा एसएचओ थी, लेडीज पुलिस थी वो। उन्होंने क्या बोला कि आपकी कंप्लेंट कोई डिस्कशन नहीं है, मर्डर है, ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम आपको कल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने लेके जाएंगे, वहां पे आपकी सबसे पहले कंप्लेंट हम लिखवाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ, रात में उसने क्या सेटिंग लगाई, क्या किया क्या नहीं किया, अगले दिन सबके सब हमारे खिलाफ थे, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा था। वहां पे हमको थ्रेट दे रहे थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई ये नेचुरल डेथ है, ठीक है ना, इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। और हम लोगों को उन्होंने धमकी दिया। हमको क्या चाहिए? हमको जस्टिस चाहिए। उसकी पूरी फैमिली फरीदाबाद छोड़ के भाग चुकी है, उसका नंद नंदोई सास ससुर वो लोग सब भाग गए। हमको चाहिए जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे ना वहां की पुलिस ने सुना ना यहाँ की पुलिस ने सुना, तो हमको जस्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये बंदा अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये आज हमारी के साथ हुआ, कल को किसी दूसरे के साथ करेगा। करता है कोई पता नहीं, उसकी कोई पता नहीं है, उसने कितना किया है, कुछ करा है कितनों के साथ कोई पता नहीं है। ऐसे इंसान को कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत गंदा इंसान था, हमने कभी नहीं देखा। ये उसकी चाची है, वो उनके चाचा है, ये मम्मी पापा, 4 प्राणी है, चारों के बीच में अकेली लड़की थी। उसने मारते टाइम करते टाइम कुछ उसके हाथ भी ना कांपे, तो उसके लिए थोड़ा, उसकी खुद की बेटी है, तुमने ये भी नहीं सोचा मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा, तो अब तक तो तू बनवा के तू सबको खिचड़वा देता। और आज हमारी बेटी मर गई, उसको बार बार कोई पूछने तक नहीं आ रहे हमारे यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फरीदाबाद आप सोच सकते हैं क्या गुजरी होगी पूरे परिवार पर। एकमात्र सहारा गुप्ता जी, क्या नाम गुप्ता जी आपका? सुशील कुमार। सुशील गुप्ता जी। और आपका? मुनिंदर कुमार। मोनिंदर कुमार, सुशील कुमार, दोनों भाई, और दोनों भाइयों के बीच में केवल एक बच्चा, वही निधि। और निधि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन उसकी डेथ हो गई। आप सोचें। और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कुछ झोल नजर आते हैं, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि गोवा पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और वो चाहते हैं कि इस मामले को फरीदाबाद पुलिस जाकर जांच करे, इस मामले में तफ्तीश करे। बॉडी जो अभी तक अपने संस्कार के लिए पड़ी है उसको जाकर एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन हो, उसको एक बोर्ड गठित हो जो उसका मेडिकल करे एक बार फिर, और उसके बाद उसका संस्कार हो। ये परिवार की मांग है।
जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।